आज हम सबसे पहले रशिया, भारत और चीन की त्रिकोणीय साझेदारी का विश्लेषण करेंगे, जिनके बीच वैश्विक राजनीति का सिचुएशन ट्रायंगल बन रहा है। ये सिचुएशन ट्रायंगल है क्या? ये एक सिचुएशन ट्रायंगल है जिसमें तीनों देश परिस्थितियों के कारण दोस्ती और डिप्लोमेसी का एक त्रिकोण खींच रहे हैं, और ये त्रिकोण कुछ ऐसा दिखता है। इसमें भारत और रूस एक ही रेखा पर मौजूद है, और रूस हमारा, अगर आप देखिए तो पुराना सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक है, जिसे आप भारत का नेचुरल अलाय भी कह सकते हैं। लेकिन चीन के साथ इन दोनों देशों के रिश्ते मौजूदा परिस्थितियों के कारण बने हैं। चीन ना तो रूस का पक्का दोस्त है और ना ही भारत का पक्का दोस्त। हकीकत तो यह है कि भारत और रूस दोनों के साथ ही चीन का युद्ध हो चुका है, और दोनों के साथ चीन का सीमा विवाद भी है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा परिस्थितियों में चीन इस वक्त भारत और रूस के साथ एक सिचुएशन ट्रायंगल बना रहा है। तो आइए आपको बताते हैं, क्योंकि आज भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद इसी महीने के आखिर में एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं। और इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। वांग यी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से एससीओ समिट को लेकर बात की, और अब बताया जा रहा है कि एससीओ समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन आ सकते हैं, और वहां प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। इससे पहले विदेश मंत्री वांग यी और भारत के एनएसए अजीत डोभाल की भी मुलाकात हुई है, और इस बैठक में वांग यी ने यह कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत चीन के रिश्तों में ऐसी चुनौतियां आई जो दोनों देशों के हित में नहीं थी, जबकि अजीत डोभाल ने यह कहा कि अब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हुआ है, सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। याद रखिए, ये गलवान के 2020 वर्ष था, जिसके बाद से लगातार भारत और चीन के संबंधों में चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी आई, जिसकी चर्चा वांग यी कर रहे थे। लेकिन अब शांति की स्थिति पर भी बात हुई है। देखिए, कहते हैं कि अगर किसी देश की डिप्लोमेसी को समझना हो तो उसके लिए डायलॉग को समझिए। डायलॉग का मतलब यह है कि वो देश आपके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे चीन अब तक भारत को लेकर हर मुद्दे पर असहमति जताता था, लेकिन अब उसने भारत के लिए अपनी डिप्लोमेसी की डिक्शनरी को ही बदल दिया है, और वो भारत के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। जैसे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि साझेदार है। अब देखिए, अभी तक की जो भाषा थी वो बिल्कुल अलग होती थी। अब वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट अ डेंजर फॉर ईच अदर, वी आर को पार्टिसिपेंट्स। वो कह रहे हैं कि खतरा नहीं, हम साझेदार हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चीन भारत को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक पार्टनर के रूप में देख रहा है। भारत और चीन दोनों को अपनी असली संसाधन विकास और प्रगति पर लगाना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन हमारे देश के साथ ईमानदारी और बराबरी के सिद्धांत के साथ काम करने के लिए तैयार है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में चीन भी भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने पर पूरी ताकत लगा रहा है। और सीधा सा कारण यह है कि वो भारत को अपने पक्ष में करके पश्चिमी देशों पर दबाव को कम करना चाहता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे समझाने की कोशिश करती हूं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि ये अगर भारत चीन कि ये रिश्ते में मजबूती आ रही है। हालांकि भारत को ये कभी नहीं भूलना होगा कि चीन क्या कर चुका है और क्या कर सकता है, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में हर देश की आप पहले मौजूदगी देख लीजिए। भारत, चीन, फिलीपींस, जापान प्रशांत महासागर में, इधर देखिए, और फिर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया और इधर का हिंद महासागर। अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ा टकराव इस क्षेत्र को लेकर है, जिसे कहते हैं हम इंडो पैसिफिक रीजन। ये क्षेत्र इंडिया ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों को जोड़कर बनता है, और अभी अमेरिका और पश्चिमी देश इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा को चीन से एक बड़ा खतरा बताते हैं। और आज भी अमेरिका और चीन के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो यही वो इंडो पैसिफिक रीजन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें चीन, भारत, ये फिलीपींस, जापान, ये पूरा जो ऑस्ट्रेलिया, ये प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र आता है। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब अमेरिका और पश्चिमी देशों को इस मुद्दे पर ज्यादा देशों का समर्थन नहीं मिलता था, और इसका कारण यह था कि उस वक्त इस पूरे इलाके को एशिया पैसिफिक कहते थे। और तब देखिए इसमें कौन कौन से देश आते थे। रूस का एक हिस्सा, चीन, जापान, फिलीपींस,
ऑस्ट्रेलिया, इधर कनाडा, अमेरिका, ये सब। लेकिन ये याद रखिए कि इसमें ये हिस्सा नहीं आता था जिसे हम कहते हैं भारत देश हमारा, और इसीलिए तब ये एशिया पैसिफिक कहते थे। इसमें पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश आते थे, भारत बाहर था। लेकिन फिर पिछले 20 सालों में चीन बहुत ताकतवर हो गया। उसने दक्षिण चीन सागर में आक्रामक दावे किए, उसके बाद नौसैनिक ठिकाने बनाए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका, जो कि अभी भी एक चुनौती है, उससे हिंद महासागर तक घुसपैठ शुरू कर दी। अमेरिका और पश्चिमी देशों को डर था कि अगर इस मुद्दे पर भारत को बाहर रखा गया तो चीन को रोकना मुश्किल हो जाएगा, और यहीं से अमेरिका ने एक नया शब्द गढ़ दिया जो कि अब इंडो एशिया पैसिफिक रीजन है। तो यहीं से अमेरिका ने यह नया शब्द गढ़ा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र। यह शब्द अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर दिया था, जिससे एशिया पैसिफिक के मुद्दे पर भारत को भी साथ लाया जाए और भारत के जरिए चीन पर और दबाव बनाने की कोशिश हुई। भारत का चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद है, और हमने हमेशा से चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया है। इसीलिए हमने इंडो पैसिफिक रीजन के मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त की, और इससे वाकई में चीन पर दबाव बढ़ा। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जब चीन हमारा दुश्मन रहा है तो उसके साथ रिश्तों को सुधारना कितना सही होगा। तो यहां हमें चाणक्य की नीति समझनी होगी, जो ये कहती है कि राजनीति में दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होते, बल्कि आपके हित स्थायी होते हैं। नेशन फर्स्ट, सबसे पहले भारत। और भारत की अगर इस वक्त स्थिति, अमेरिका ने टैरिफ 50% करके ऐसी लगाई है कि हमें इस स्थिति में अपनी ताकत दिखानी है, तो हमें दाएं बाएं देखना पड़ेगा और अपने आप को एक बड़ी ताकत, बड़ा गठजोड़ दिखाना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु मित्रता बढ़ाना चाहे और इस दौरान परिस्थितियां भी आपके हित में हो, तो उस मित्रता को स्वीकार करना चाहिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि शत्रु से मित्रता रखते वक्त उस पर हमेशा निगरानी और संतुलन बनाकर रखना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि आखिरी वाली लाइन को अंडरलाइन कर दिया जाए। शत्रु पर हमेशा निगरानी और संतुलन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ चाल चलने की कोशिश करता है, अगर उसकी फितरत में ये बात शामिल हो। इसके लिए चाणक्य की नीति में यह लिखा है कि शत्रु से मित्रता करते समय उतनी ही सावधानी रखें जितनी आग के पास जाते हुए करते हैं। ये फिर से सुनिए, शत्रु से मित्रता करते समय उतनी ही सावधानी रखो जितनी आग के पास जाते हुए रखते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस शत्रु से मित्रता करना आग के साथ रहने के बराबर है, लेकिन मित्रता करते हुए भी सावधानी उतनी ही रखिए। दुनिया के लिए एक बड़ी घटना मानी जानी चाहिए। ये तीनों देश परमाणु संपन्न देश हैं। तीनों देशों के पास 5089 परमाणु हथियार है, जो कि आप देख रहे हैं। उसमें रशिया के पास 4309, और उसके बाद चाइना के पास 600, और फिर भारत के पास 180। अब ये देखिए, ये जो परमाणु संपन्न इन तीन देशों के हथियार हैं, परमाणु हथियार, वो 5089 हैं। ऐसे में इन तीनों देशों की ताकत कितनी बड़ी महाशक्ति बनती है एक साथ होकर। दूसरा, दुनिया की 38% आबादी, 38%, आप सोचिए, दुनिया की 38% आबादी रशिया, भारत और चीन में ही रहती है। इनमें भारत की आबादी 144 करोड़ है, चीन की 141 करोड़, रशिया की आबादी 14 करोड़ 30 लाख है। ये आपके सामने तीनों आ गए। तो तीनों देशों की आबादी आपने देखी। अब आपको तीसरा दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो दुनिया की कुल जीडीपी, विकास, काम कहां हो रहा है, तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि दुनिया की कुल जीडीपी में 33%, 38% पॉपुलेशन, 33% जीडीपी, 38% पॉपुलेशन, आबादी, और 33% जीडीपी इन तीन देशों की है। 18.7 ट्रिलियन डॉलर, 4.3 ट्रिलियन डॉलर है भारत का, और 2.2 ट्रिलियन डॉलर है रशिया का। कुल 25.2 ट्रिलियन, 25.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती है। तो इससे आप समझ गए कि इन तीनों देशों की जब आप जीडीपी को निकाल ले, तो फिर कहां नई कहानी विकास की आगे बढ़ रही है। इसी तरह दुनिया का 20% क्षेत्रफल भी इन्हीं तीनों देशों में है।
20% लैंड कॉम्पोजिशन जो है, क्षेत्रफल जो है, वो रशिया, भारत और चीन में है। और सेना के मामले में भी ये तीनों देश बहुत मजबूत हैं। रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना है, तो वहीं चीन के पास दुनिया की तीसरी मजबूत सेना और भारत के पास दुनिया की चौथी मजबूत सेना। यानी आर्मी के नजरिए से देखिए तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों पोजीशन पर रशिया, चीन और भारत आते हैं। यह बताता है कि अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो कैसी महाशक्ति, यानी संक्षेप में कहें तो तीनों देशों के पास ऐसा सामर्थ्य है कि अगर ये साथ आ जाएं तो अमेरिका की धड़कनें भी बढ़ जाएंगी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस वक्त परिस्थितियां रशिया, भारत और चीन को नजदीक ला रही हैं और इन तीनों देशों की तिकड़ी से इन्हें फायदा भी हो सकता है। लेकिन यहां चुनौती यह है कि चीन के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है और इसे आप दो और खबरों से समझ सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। पहली खबर जो है वो है, सूत्रों के हवाले से यह आई थी कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने यह भरोसा दिया कि चीन भारत को खाद, दुर्लभ खनिज और टनल बोरिंग मशीन्स की सप्लाई जारी रखेगा और इन पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। जब यही सवाल चीन में विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पर कोई जवाब नहीं दिया और यह कहा कि उन्हें इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो सुना आपने, और इसीलिए जैसा हमने आपको पहले भी कहा था, चाणक्य का उदाहरण देकर कि आग के पास रहना है तो सावधानी बहुत जरूरी है। दुर्लभ खनिजों को रेयर अर्थ मिनरल भी कहते हैं, जिनका इस्तेमाल टीवी, मॉनिटर, स्मार्टफोन, सेंसर स्पीकर, एमआरआई मशीन, लैंप, हथियार, मिसाइल, विमान बनाने के लिए भी होता है। दुनिया में दुर्लभ खनिजों के निर्यात में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले चीन की है और इसीलिए वो इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाता है। पिछले महीने चीन ने भारत को भी इसकी सप्लाई रोक दी थी। और दूसरा मुद्दा है पाकिस्तान का। चीन जिस वक्त भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाने की बात कर रहा है, तब पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकियां कम नहीं हुई है। भारत के दौरे के बाद चीन के ये विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं और भारत को इस पर नजर रखनी। अब देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में दो बड़ी बातें कही। पहली बात, भारत खून और पानी एक साथ नहीं बहने देगा, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता करना पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूल थी और उन्होंने बिना कैबिनेट की सहमति के 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पंडित नेहरू ने जो गलतियां की वो भारत आज तक सुधारने की कोशिश कर रहा है। इस बयान के बाद यह बहस एक बार फिर से छिड़ गई कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता क्यों किया था। यह बात पूरी तरह से सही है कि जब वर्ल्ड बैंक की पहल पर 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने कराची में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए, तब पंडित नेहरू ने भारत की संसद को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने संसद को बिना बताए सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के पानी का बंटवारा कर दिया था और जब भारत की संसद में इस पर हंगामा हुआ तो पंडित नेहरू ने कहा कि वो सरकार के हर फैसले के बारे में संसद को नहीं बता सकते। ये मेरे हाथ में है, क्योंकि जब आप देखेंगे इन डिबेट्स को, ये नवंबर 30, 1960 में लोकसभा डिबेट्स है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जूम इन वाले कैमरे से दिखाइए लोकसभा डेट्स, और इसमें तारीख ऊपर में लिखी हुई है जहां हमने सर्कल किया हुआ है। इसमें साफ लिखा हुआ है ये 30 नवंबर 1960 का है। और इसी में हम आपको ये जो हमने पहला मार्कर लगाया हुआ है ये आपको दिखाते हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जो कहा है वो ये पूरा यहां से लेकर जो हिस्सा है ये उन्हीं का कोट है, जो जो उन्होंने कहा था ये सब डाला हुआ है। यहाँ सवाल ये है कि क्या क्रिकेट और खून एक साथ बह सकते हैं। 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ और ये ऐलान भी ऐसे वक्त में हुआ है जब बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत इस बार एशिया कप खेलने से इनकार कर देगा। इसकी वजह यह थी कि भारत को एशिया कप के ग्रुप में पाकिस्तान के साथ रखा गया है और दोनों देशों के बीच 14 सितंबर को मैच होना है। बड़ी बात यह है कि इस बार के एशिया कप की मेजबानी भारत का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई खुद कर रहा है, जिसका काफी विरोध भी हुआ और यह भी कहा गया कि उसे पाकिस्तान से मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सोचिए,
जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला कराया, जिसे हमले में 25 हिंदू महिलाओं के पतियों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से उनकी नजरों के सामने दिन दहाड़े पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियां माथे में दाग दी गई, उस हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की जरूरत दिख रही है। क्या पैसा इतना जरूरी है कि इस मैच को खेलने से हम इनकार नहीं कर सकते? आप पाकिस्तान को देखिए, 29 अगस्त से भारत में होने वाले हॉकी एशिया कप में खेलने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार ने कहा था कि वो इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने के लिए तैयार है और वो पाकिस्तान की टीम को भारत आने से नहीं रोकेगी, लेकिन पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने सुरक्षा कारणों से, सोचिए, भारत में सुरक्षा कारण बता रहे हैं, सुरक्षा कारणों से भारत में आने से इनकार कर दिया है। और पाकिस्तान ने यह फैसला भी तब लिया जब भारत नहीं आने से 2026 के हॉकी वर्ल्ड कप से भी पाकिस्तान की टीम बाहर हो सकती है। लेकिन हमारी क्रिकेट टीम को देखिए, आज एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हुआ है। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि अगर बीसीसीआई मैच खेलने से इनकार करता है तो इससे पाकिस्तान की टीम को वॉकओवर मिल जाता है, जबकि यह भी सच नहीं है। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं और बार बार बता रहे हैं, एशिया कप कोई आईसीसी इवेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 1, अगर इसमें भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार करता है तो इसमें वॉकओवर का कोई मुद्दा नहीं बनता, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कही गई और अब तो मैच खेलने के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो चुका है, तो समझिए कि अब तो मैच होगा ही होगा। हालांकि आज इस मैच पर भारत के लोगों की राय जाननी जरूरी है, जो हम आपको नंबर्स के जरिए बताना चाहते हैं कि आखिर जब भारत में एक सर्वे किया गया, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के सर्वे में हम आपको बता रहे हैं, इसका सी वोटर सर्वे है, सोर्स है, जो सोर्स है वो सी वोटर है। और इसमें भारत पाक एशिया कप मैच क्या होना चाहिए, जब ये सवाल पूछा गया तो होना चाहिए कहने वाले 31% थे, नहीं कह सकते वाले भी थे 4.5%। सवाल क्या था? भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच क्या है लोगों की राय, क्या ये मैच होना चाहिए? हाँ शायद होना चाहिए, लगभग 14%, 13.5%। बिल्कुल नहीं वाले 51% थे। तो अगर आप होना चाहिए वालों को हाँ शायद से जोड़ ले तो इनका पलड़ा काफी ऊपर चला जाता है और आप देख रहे हैं कि लगभग 14% उसमें ऐड कर लीजिए तो 45%, 45% कह रहे हैं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं वाले 51% हैं, कह नहीं सकते वाले 4.3% हैं। तो इससे आप समझ रहे हैं कि जब एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भारत का क्रिकेट मैच खेलने का ये सवाल पूछा जा रहा है तो 51% ही इनकार कर रहे हैं, बाकी लोग मतलब या तो कहते हैं कि हाँ होना चाहिए या फिर लगभग 45% कह रहे हैं कि मैच में कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होना हमारे सैनिकों के बलिदान का अपमान है। अब हम अगली खबर का रुख करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द ग्रेट अमेरिकन नोबल हंट की बात करेंगे, नोबेल हंट। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है, उनकी विश लिस्ट में नोबेल शांति पुरस्कार टॉप पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल किया है जो उनकी विश लिस्ट में था। वो बड़े बिजनेसमैन हैं, 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब वो अपनी विश लिस्ट की एक और चाहत पूरी करना चाहते हैं और वो चाहत है नोबेल पुरस्कार। बस यहां पर टिक मार्क लगना बाकी है। पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में हो रहे सैन्य संघर्षों को रुकवाने का दावा कर चुके हैं और हर बार खुद को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात करते हैं और इस बार वो यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में जुट गए हैं। हालांकि इस युद्ध को रुकवाना अभी तक किसी के लिए मुमकिन नहीं हुआ है, लेकिन द ग्रेट अमेरिकन नोबेल हंट पर निकले डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। कल व्हाइट हाउस में इस युद्ध का समाधान निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को बुलाया था। इससे पहले उनकी अलास्का में व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति से बात हुई थी और उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति को उन्होंने बुलाया था। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की पहुंचे अमेरिका, लेकिन ज़ेलेंस्की अकेले नहीं बल्कि वो अपने 7 यूरोपीय साथियों की पूरी टीम लेकर पहुंचे थे इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रट और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भी उनके साथ थे।
कई लोग मान रहे हैं कि पिछली बार व्हाइट हाउस में बिठाकर इतनी बेइज्जती की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि इस बार पूरा ताकत यूरोप की उनके साथ आई थी ताकि वो ऐसा ना कर पाए। ये सभी लोग इसीलिए आए थे ताकि यूक्रेन रशिया के बीच शांतिपूर्ण समाधान निकल सके, लेकिन इस मीटिंग के बाद भी युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग को सफल बताया। उनका कहना है कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही देश शांति चाहते हैं और अब उनकी पहल पर दोनों देश युद्ध रोकने के लिए बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है, लेकिन यह बातचीत कब होगी, कहां होगी, इसको लेकर अभी कोई दावा नहीं। इसमें अब अपने विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं और ये विश्लेषण वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के बारे में है। जी हाँ, आजकल सेल्फी के जमाने में फोटोग्राफी शब्द का मतलब काफी धुंधला हो गया है, लेकिन एक दौर था जब इसी दिन 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने पूरी दुनिया का परिचय फोटोग्राफी की टेक्नोलॉजी से कराया था। तब इसका नाम होता था डैग्युराटाइप, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये शब्द हुई डैग्युरे, लुई डैग्युरे के नाम पर था, क्योंकि यह शब्द लुई डैग्युरे के नाम से लिया गया था, जिन्होंने साल 1837 में पहली बार फोटोग्राफी की प्रक्रिया को दुनिया के लिए तोहफा बताया था। और वो बिल्कुल सही थे। फोटोग्राफी यानी तस्वीरों को कैद करने की इस तकनीक ने लोगों के लिए दुनिया को देखने का एक नजरिया ही बदल दिया। इंसानों को यह समझ में आया कि हम समय को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उस समय को तस्वीरों में कैद जरूर कर सकते हैं। वक्त के साथ इन्हीं तस्वीरों में हमने अपने रिश्तों को, अपने समाज को, अपने देश को, इतिहास को दर्ज होते हुए देखा और ये तस्वीरें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। आज हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि शब्दों की सीमा होती है, लेकिन तस्वीरों की कोई सीमा नहीं होती। ये तस्वीरें अपनी खामोशी में भी वो सब कहती हैं जिसके लिए शब्द ढूंढना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब लोग दुनिया की चमक दमक में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि असली खुशी तो किसी अलमारी या संदूक में रखी उस फोटो एल्बम में है, जिसमें उनकी पुरानी तस्वीरों ने यादों को समेट कर रखा है। ये बात सही है कि जब मोबाइल फोन में कैमरा नहीं आया था, तब लोगों में खुद को तस्वीरों में कैद करने का जुनून बहुत ज्यादा था, लेकिन अब तकनीक ने सब कुछ आसान कर दिया है। हाथ में मोबाइल, फोटो खींचे आज पूरी दुनिया में हर दिन 575 करोड़, हर घंटे 24 करोड़, हर मिनट 40 लाख, हर सेकंड 66,000 तस्वीरें खींची जाती हैं, ऐसा आमतौर पर माना जाता है। और अब भी जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं, तब लाखों तस्वीरें खींची जा रही हैं। फिर वो पल जिसने वैचारिक धार को समावेशिता की ओर बढ़ा दिया। कलीपुरी ने एक महत्वपूर्ण और भविष्य की सोच से जुड़ा सवाल पूछा, क्या अगले 100 वर्षों के लिए आरएसएस के दृष्टिकोण में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाएगा? If women could be included more in the leadership council of the main RSS organization. But I believe some representation is necessary in the core council if we want to bring about societal change. And they should be included not just because of their gender, but because of merit. And because women are the tent pole, the change agent of every family and society. उनका संदेश साफ था, विकास का मतलब सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि भागीदारी भी जरूरी है। मोहन भागवत जवाब देने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधे दिए गए सुझाव को स्वीकार किया और राष्ट्र सेविका समिति की भूमिका की ओर संकेत करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाएं पहले से ही महत्वपूर्ण चर्चाओं में योगदान दे रही हैं और उन्होंने ये भी समझाया कि कैसे। जो कोर बॉडी रहती है, निर्णय करने वाली प्रतिनिधि सभा, उसमें विभिन्न संगठनों में काम करने वाली मातृशक्ति को बाकायदा निमंत्रण रहता है। वहाँ के सारे संवाद में उनका भी सहयोग रहता है, चर्चा में उनका भी सहभाग होता है।